17 साल का लड़का मरने के बाद 3 साल तक उसकी आत्मा अपने माँ बाप को ढूंढती रहती है। कभी तो वो अपने माँ बाप को झुग्गी में देखती है, कभी वो अपने माँ बाप को जहां पर पत्थर की खदान होती है उसमें ढूंढती है। एक आत्मा बहुत लंबे समय तक अपने परिवार का इंतजार करती है और वहीं पर बैठी रहती है और उस घड़ी का इंतजार करती है कि कभी तो मेरे माँ बाप आएंगे। दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है? एक आत्मा जो जुड़ी हुई थी अपने परिवार से और उसे नहीं पता था कि उसके माँ बाप कहाँ पर गए और उसके मरने के बाद उसके माँ बाप के साथ आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो वो अपने बेटे को नहीं मिल पाते हैं। ये कहानी, ये जो घटना है, बाकी पुनर्जन्म की घटनाओं से बिल्कुल अलग है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी और कुछ नई चीजें जानने को मिलेंगी। जैसे कि इसमें बताया गया है कि आत्मा इंतजार करती है, माँ बाप का ढूंढती है और वो अपने माँ बाप को आज तक भी ढूंढ नहीं पाई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये क्या स्टोरी है, क्या घटना है? और ये आपको एक नई जानकारी, मेरा दावा है, जरूर देकर जाएगी। अब कहाँ से शुरू होती है ये भी हम आपको बताएंगे और कहाँ पर खत्म होती है ये भी इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे और उस लड़के का नाम भी बताएंगे। और आज भी वो लड़का हमारे और आपके बीच में एक सामान्य जिंदगी बिता रहा है और बहुत अच्छे से उसकी जिंदगी बीत रही है। यहाँ पर बीकानेर के सांगला पाठा में खदान होती है और उस खदान के भीतर बहुत लोग काम करते हैं। जो उस खदान में काम करते हैं, पत्थर की खदान होती है, तो आसपास लोग एक कपड़े की झुग्गी बनाकर वहां पर रहते हैं और एक गांव का सा वहां पर बसेरा हो रहा है और सभी लोग उसी काम से अपने घर का गुजारा करते हैं। तो इसके अंदर एक परिवार होता है। परिवार में एक लड़का होता है जिसका नाम राजकुमार था। 17 साल इसकी उम्र होती है। इसके पिता का नाम कृष्ण कुमार था, माँ का नाम कांता देवी था। कुल 3 लोगों का परिवार था, एक झुग्गी के अंदर रहता है। अब यहाँ पर जो राजकुमार था ये बड़ा ही चंचल था, बहुत सुंदर था और इसके विचार बहुत अच्छे थे। राज अपनी माँ से बहुत प्यार किया करता। कांता माँ करते करते इसका मुंह नहीं थकता था। राज ने कभी पढ़ाई भी नहीं की। क्यों? क्योंकि वो अपने माँ बाप का हाथ बटाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसके माँ बाप उस खदान में अकेले जाकर काम करें। तो यहाँ से ये सभी एक टीम की तरह काम करते हैं। घर पर जब माँ खाना बनाती है तो राज अपनी माँ की मदद करता है, पूरी मदद करता है। अपनी माँ को हर सामान ला कर देता है, खाने पीने की चीजों में भी मदद करता है, बर्तनों को भी साफ कर देता है। वरना आजकल के लड़के माँ बाप के कहाँ बात मानते हैं। और राज अपने परिवार के साथ खदान में भी जाता है और वहां पर पूरे दिन पत्थर तोड़ता है। ये सभी गुनगुनाते और इतने खुश थे। आप अपने दिमाग में एक चित्र बनाइए और उसमें सोच कर देखिए कि ये परिवार कितना खुश था। इनके पास भले ही पैसे नहीं थे, लेकिन शांति, सुकून, प्यार, एक दूसरे की इच्छाओं को जानना, एक दूसरे के दुख दर्द को समझना, इनके पास ये चीज बहुत ज्यादा थी। अगर खदान में काम करते वक्त किसी को चोट लग जाए तो 2 लोग उसकी सेवा में लग जाया करते थे। ये 3 लोग ऐसे थे। बहुत हंसते मुस्कुराते इनके दिन कट रहे थे। कोई भी दुख इनकी जिंदगी में नहीं होता है। ये शाम को बहुत लेट तक काम किया करते ताकि इनको ज्यादा पैसे मिले। अब ये तीनों जने उस खदान से आते हैं। अब ये खदान से आ रहे थे, वहां पर ट्रक भी चलते हैं। अब किसी तरह से ये इस तरह से उस ट्रक के सामने आते हैं कि परिवार के तीनों ही लोग उस ट्रक की चपेट में आ जाते हैं। अब बहुत बड़ा ट्रक था। ऐन मौके पर ही ये इस दुनिया से चले जाते हैं। जब सब लोगों को ये बातें पता चलती हैं तो सबकी आंखें नम हो जाती हैं कि कोई कैसे इतनी जल्दी जा सकता है। 17 साल का लड़का और अभी तो ये भी जवान ही थे। यहाँ पर खदान में जितने भी लोग काम करते हैं वो बहुत भावुक होते हैं। अब यहाँ पर ट्रक वाला जानने वाला था जिससे ये हादसा हुआ। अब इसमें कोई क्या कर सकता है, पुलिस भी क्या करे, क्योंकि इस परिवार का कोई और जानने वाला नहीं था। ये इकलौते वहां पर रहा करते। यहाँ पर जो खदान के लोग हैं सभी सम्मान पूर्वक इन तीनों को अंतिम संस्कार कर देते हैं। इन तीनों का बिल्कुल इनको अंतिम विदाई बहुत अच्छे से दी जाती है। क्योंकि जो ट्रक वाला था वो बहुत अफसोस करता है और वो अपने सर में हाथ मारता है, कहता है कि मेरी गलती नहीं थी, पता नहीं ये लोग कैसे आ गए। उसकी भी गलती नहीं होती है। अब ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। जो 17 साल का राज है वो मरने के बाद उसकी आत्मा निकल आती है। राज बताता है कि पहले मैं यमलोक जाता हूँ, वहां से मुझे नीचे भेजा जाता है। जब मैं यमलोक से नीचे आता हूँ, क्योंकि 2 लोग राज को लेकर गए थे और यहाँ वो अपने माँ बाप को नहीं देखता है, नहीं तो मरा हुआ देखता है, नहीं वैसे देखता है।
यमलोक से जब उसे नीचे भेजा जाता है कि इसकी उम्र और भी रह चुकी है, इसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है, वो गलती से ऐसा उसके साथ हो गया। अब बताते हैं, जो राज बताता है कि मैं अब नीचे आता हूँ और मैं सबसे पहले अपनी उस झुग्गी में जाता हूँ जहां पर हम लोग रहते हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन मेरी बातें किसी को सुनाई नहीं देती हैं। जब तक मैं नीचे आता हूँ शायद मेरे माँ बाप का अंतिम संस्कार हो चुका हो, जबकि मुझे 3 साल तक वो नहीं मिले। तो यहाँ पर जो राज है यही अनुमान लगाता है। राज कहता है कि मैं पूरी रात गुजार देता हूँ उस झुग्गी में, लेकिन कोई भी नहीं आता है। उसके बाद मैं खदान में जाता हूँ, हर एक इंसान के सामने खड़ा होता हूँ, उससे बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं सुनता है। मेरा शरीर इतना हल्का फुल्का होता है कि एक हवा के झोंके के साथ मैं चल रहा था। मैं खदान में बैठा रहता हूँ कि कभी तो मेरी माँ और मेरे पिता आएंगे, लेकिन वहां पर भी मेरे माँ पिता नहीं आते हैं। फिर वो झुग्गी में बैठा रहता है। 3 से 4 महीने तक वो झुग्गी में अपने माँ बाप का इंतजार करता है, लेकिन नहीं आते हैं। उसके बाद उस झुग्गी को वहां से हटा दिया जाता है कि ये परिवार अब नहीं रहा, इस झुग्गी को यहाँ से हटा दें। यहाँ पर राज बताता है, जब झुग्गी को हटाया गया तो मैं बहुत विरोध करता हूँ, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता है। मेरी माँ के वो बर्तन जिनमें वो खाना बनाया करती, वो सभी बर्तन बेच दिए जाते हैं। मैं बहुत रोता हूँ उन सभी को देखकर। आप सोचकर देखिए, एक आत्मा रो रही है, बहुत दुख की बात है। उसके बाद राज कहता है कि मैं वहां पर भी नहीं थमता हूँ। मैं बहुत कोशिश करता हूँ सभी से जानने की। जब कोई मेरी आवाज नहीं सुनता तो मुझे कोई जवाब कैसे दे सकता है। खदान में जब मैं रहता हूँ तो बहुत लोग मुझसे डरते भी हैं, लेकिन मैं किसी को दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैं एकदम जैसे हवा के साथ चलता हूँ। तो शायद मैं किसी के कान के पास कर भी गुजरता तो उसे उस हवा का एहसास होता और वो कहता, यार ऐसे हवा आती है यहाँ पर, डर सा लगता है। जब से वो परिवार वाले सभी गुजरे हैं, वो सबकी बातें सुनता है। 1990 की ये बात होती है। 1990 का दौर चल रहा था और जब ये सब कुछ हो रहा था और एक खदान में ये सब कुछ घट रहा था। राज 3 साल तक उस खदान में ही रहता है कि कभी तो मेरे माँ बाप आएंगे। उसे नहीं पता था, उस आत्मा को, कि मेरे माँ बाप भी मेरे साथ ही इस दुनिया से चले गए थे। दोस्तों, बहुत लोग शोक में डूबते हैं, कहते हैं कि वो मेरा अपना है, वो मेरा अपना है, लेकिन कहते हैं ना, मरने के बाद कोई किसी का अपना नहीं होता। राज ने सभी को अपना माना था, वो दिल से बहुत ज्यादा मानता था, तभी वो अपने माँ बाप को ढूंढ रहा है। लेकिन माँ बाप की भी तो आत्मा कहीं पर गई होगी। उस माँ बाप की आत्मा का आज तक भी कोई पता नहीं है, क्योंकि जिस विधि से ऊपर वाले ने सब कुछ बनाया है उसी विधि से होगा। ये तो एक आधी केस आपको ऐसे देखने को मिल जाते हैं जिनमें थोड़ी सी सच्चाई या थोड़ी सी झलक हमारे सामने आती है। क्या पता ऊपर वाला समझाने की कोशिश कर रहा हो कि ऐसा भी होता है। इस बात से अनजान राज बताता है कि 3 साल के बाद एक हवा आती है और ये चीज भी बहुत देखने को मिलती है कि जो आत्मा होती है उसे हवा अपने नियंत्रण में रखती है। हवा के झोंके के साथ राज कहीं ऐसा उड़ जाता है कि वो कहता है कि उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। राज बताता है, करीबन 2009 में मेरा जन्म होता है। 2009 में मैं बीकानेर शहर में जन्म लेता हूँ। मतलब बीकानेर के एक छोटे से शहर में ये जन्म लेता है। और यहाँ पर जब इसका जन्म होता है तो ये घर वाले बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर भी ये अकेला ही है। जिस घर में इसने जन्म लिया है, इस घर में कोई और संतान नहीं होती। एक लंबे समय के बाद, इंतजार करने के बाद इस लड़के का जन्म होता है। जन्म होने के बाद इसका नामकरण कराया जाता है और इस लड़के का नाम अब की बार अमन रखा जाता है, क्योंकि 2009 में पैदा हुआ है। इसके बाद जो अमन होता है, अमन धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। अमन जब बड़ा होता है, जब ऐसा होता है 6-7 महीने का, तो कभी भी किसी सवारी का हॉर्न अगर इसके कानों में पड़ता है तो ये डर जाता है। और भी बड़ा होता है, जब 1 साल का होता है तो ये सबसे पहले क्या बोलता है पता है आप लोगों को? खदान। ये खदान का जिक्र करता है। तो यहाँ पर घर वाले कहते हैं कि बहुत बच्चे हैं जो माँ, बाबा, बुआ, चाचा ये लफ्ज बोलते हैं, लेकिन भाई हंसने की बात है, हमारा बेटा तो खदान सबसे पहले बोलता है। ये और भी बड़ा होता है। धीरे धीरे ये बड़ा हो रहा था और ये घर वालों को परेशान करना शुरू कर देता है। कैसे परेशान करता है? कहता है जब ये 2 साल का हो जाता है कि मुझे तो कृष्ण बाबा के पास जाना है, कृष्ण कुमार के पास जाना है, मेरे पिता कृष्ण कुमार हैं। अब घर वाले समझ रहे थे कि कृष्ण कुमार शायद भगवान का नाम ले रहा है, लेकिन ये फिर कहता है कि मेरी माँ का नाम कांता देवी है और मैं तो वहां पर जाऊंगा।
मैं उस खदान के पास जाऊंगा। किसी चारपाई पर बैठा रहता तो पैरों को हिलाया करता। और अब की बार जहां पर इसका जन्म हुआ है, बहुत अमीर लोग हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है, जिंदगी बहुत आसान थी यहाँ पर कोई मेहनत मजदूरी आपको नहीं करनी है। लेकिन ये इस जिंदगी से खुश नहीं था। एक बच्चे को पैसे का लालच नहीं होता, केवल वो मोह का भूखा है। अगर कोई प्यार करे तो बच्चा उसी का हो जाता है। उसके बाद ये लड़का और भी बड़ा होता है। धीरे धीरे ये लड़का 3 साल का हो जाता है। अब ये सपने भी बताने लगता है। कहता है कि मैं खदान में काम करता था, मैं वहां पर ऐसे रहा हूँ। और ये अपनी माँ से जिक्र करता है कि माँ, मैं भूत बनकर खदान में रहा था। तुम्हें पता है, मैं सबको डराने की कोशिश करता, लेकिन मुझसे कोई डरता नहीं था। इस बात को सुनकर इसके घर वाले हंसते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चिंता में थे कि हमारा बेटा ऐसा क्यों कर रहा है। ये जब 3.5 साल का होता है तो ये साफ साफ बताता है कि मैं जो बीकानेर से सांगला पाठा की रोड जा रही है, जहां पर वो खदान है, उसी के पास हमारी झुग्गी है। वहां पर मेरे माँ बाप हैं। पिता का नाम कृष्ण है, माँ का नाम कांता है, और आप लोग मुझे वहां पर लेकर जरूर जाओगे। घर वाले परेशान हो जाते हैं। ये बहुत ज्यादा परेशान थे। अब इसके बाद घर वाले क्या करते हैं, जब बच्चा घना परेशान करता है, क्योंकि ये बार बार बाहर की तरफ भागा करता, कहता कि मैं वहां पर जाऊंगा, ऐसे रहूंगा, मैं यहाँ पर रहना ही नहीं है, मैं तो वहीं पर रहूंगा। अब घर वाले एक फैसला करते हैं कि खदान तो हम जानते हैं कहाँ पर है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये इस लड़के को 3.5 साल की उम्र में वहां पर लेकर जाते हैं। जब इस अमन को वहां पर लेकर जाया जाता है तो अमन वहीं पर खड़ा हो जाता है। वहां पर आज भी वो झुग्गियां थी और वो लोग काम कर रहे थे। जब वहां पर अमन 2011-12 में जाता है तो वहां पर जाकर खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद ये फिर अपने माँ बाप को ढूंढता है। अब वहां पर झुग्गियों में जो लोग थे वो हैरान थे कि भाई एक बच्चा ऐसे घूम रहा है। तो वो एक व्यक्ति को चुनता है। अमन एक व्यक्ति को चुनता है, कहता है कि चाचा, मैं 3 साल तक तो यहाँ पर भूत बनकर रहा। उसके जब भी मुझे मेरे माँ बाप नहीं मिले और मैं अब दोबारा जन्म लेकर आया हूँ, अब भी मेरे माँ बाप यहाँ पर नहीं हैं। तुम बताते क्यों नहीं हो मेरे माँ बाप कहाँ पर हैं? मैंने भूत बनकर भी तुम्हें कई बार पूछा। ये बात सुनकर चाचा के कदम पीछे हट जाते हैं। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उम्र भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी उस चाचा की, और तू कौन है और किसकी बात कर रहा है? तो यहाँ पर ये 3 साल का बच्चा कहता है कि उंगलियों को घुमाते हुए कि क्या तुम मुझे भूल गया? मैं वही राज हूँ जो तुम्हें छेड़ा करता था, तुम्हारे साथ खदान में काम किया करता। तुम्हारा आधे से ज्यादा काम चाचा मैंने किया है, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? अब यहाँ पर वो चाचा हैरान हो जाता है कि तुम्हें जब सब कुछ याद है, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ ही इस दुनिया से गए थे। इस बात को वो चाचा अभी तक नहीं बता रहा था, क्योंकि उसे और भी छानबीन करनी थी कि ये लड़का सच बोल रहा है। यहाँ पर वो अपने कई दोस्तों को पहचानता है जो उसके साथ थे। आज तो वो बड़े हो चुके थे, काफी बड़े हो जाते हैं। कहाँ 1990 और कहाँ वो 2011-12 चल रही है। वो लोग बड़े हो जाते हैं तो वो उन्हें भी पहचान लेता है। इसके बाद वो कहता है कि मुझे तुम लोग पहचान क्यों नहीं रहे हो? तो वो कहते हैं कि हम पहचान तो रहे हैं, लेकिन तू अभी बहुत छोटा है, 3.5 साल का है, अब तुझसे हम क्या कहें? इसके बाद वो कहता है कि चाचा, मेरी झुग्गी किसने हटवाई थी? मैं बहुत दुखी हुआ था, मैंने बहुत विरोध किया था, मैं इसी झुग्गी में बैठा रहता, तुम्हें पता नहीं है तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? सभी लोग मिलकर इस लड़के से माफी मांगने लगते हैं। एक और बात बताता है, एक और व्यक्ति वहां पर खड़ा हुआ होता है, उससे कहता है कि तुम्हें पता है, तुम्हारे कान के पास से जो हवा गुजरती थी, वो हवा मेरी वजह से गुजरती थी, क्योंकि उस हवा को मैं तुम्हारे कान के पास कर गुजराया करता। वो कहता कि जब भी मुझे खदान में डर लगता था, लेकिन अब तो बहुत दिन से ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो कहता है कि हवा मुझे उड़ाकर ले गई, वरना मैं तुम्हें जाने कितना डरा था। इसके बाद इस लड़के की सारी सच्चाई सबके सामने आ जाती है, लेकिन 3.5 साल का बच्चा उस झुग्गी के पास बैठकर रोने लगता है जहां पर वो थी। आज वहां पर कुछ भी नहीं था, कच्चा मकान किसी ने अपना बना लिया था। जितनी भी वहां पर झुग्गियां थी, सभी कच्चे मकान में बदल चुकी थी, सभी ने अपने मकान बना लिए थे। अब वो वहां पर बैठकर रोने लगता है। तभी वो चाचा आता है और उस 3 साल के बच्चे के आंसू पहुंचता है और कहता है कि बेटा, तुमने जानकारी तो बहुत दी है, लेकिन क्या तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे माँ बाप जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, उसी दिन इस दुनिया से चले जाते हैं? तुम इस बात को कैसे भूल सकते हो? तो वो कहता है, अब वो जिक्र करता है यमलोक का, कहता है कि चाचा, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद तुरंत मुझे 2 लोग अपने साथ ले जाते हैं और कहीं ऊपर लेकर जाते हैं,
बहुत बड़ी जगह थी और बहुत सारे लोग वहां पर थे। अगर मेरे माँ बाप मेरे साथ इस दुनिया से जाते तो वो भी तो मेरे साथ उसी लोक में चलते। आप झूठ बोल रहे हो चाचा। तो वो कहता है कि नहीं बेटा, हमने अपने हाथों से तुम्हारा अंतिम संस्कार किया है, मैं सच बोल रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि मरने के बाद सबको अलग अलग रहना है, कोई एक साथ नहीं रह सकता। ये तो कोई अगले या पिछले जन्म के कर्म होते हैं जो हम दोबारा से मिल जाते हैं, पुनर्जन्म हो जाता है। एक लड़के का शायद एक माँ के प्रति प्यार था जो उसे दोबारा खींच कर लाया और 3 साल तक वो प्रेत योनि में वहीं पर घूमता रहता है। इस पल को, इस सीन को जो भी देख रहा था उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। इसके बाद ये जो घटना है मीडिया में चर्चित हो उठती है। मीडिया इस पर अच्छी खासी रिपोर्टिंग करती है, इसे बढ़ चढ़कर टीवी पर चलाया जाता है। इस बच्चे के जो फोटो हैं अखबारों में लगते हैं, इससे कई लोग सवाल जवाब करते हैं। आज तो कहता है कि ये मैं धीरे धीरे उन चीजों को मैं अब भूलने लगा हूँ। अब जो इसकी उम्र है, ये बताते हैं जिनका नाम अमन है कि मैं अब धीरे धीरे इन चीजों को भूलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप इस दुनिया में है नहीं, कोई और मेरा है नहीं। मैं अब उस खदान का क्या करूंगा, वहां पर जाकर मैं क्या करूंगा। ये परिवार मेरा बहुत अच्छा है, पैसों की भी कोई कमी नहीं है, जिंदगी अच्छी चल रही है और अब ये ही मेरे माँ बाप हैं। अब मुझे उनकी याद तो आती है, लेकिन मैं उनके पास अब कैसे जा सकता हूँ जब वो लोग इस दुनिया में है ही नहीं। दोस्तों इस घटना को सुनकर बहुत ही दिल में एक ऐसी बात जगी कि ऐसा भी होता है। कहते हैं ना कि जब हम किसी व्यक्ति को अंतिम संस्कार करते हैं उसके बाद कहते हैं कि मरने के बाद कोई किसी का नहीं है, लेकिन ये लड़का किसी का बना भी। और यहाँ पर जो दूसरी 2 आत्माएं थी उनका कोई भी जिक्र नहीं होता है। यहाँ पर इस लड़के के पास उनकी कोई भी बातें नहीं होती हैं। तो ये बात भी सत्य है कि मरने के बाद कोई किसी का भी नहीं है। ये तो कोई अगले पिछले कर्म है जो हम एक दूसरे से मिल जाते हैं, या कोई हमारा अपना बहुत अजीज, बहुत प्यारा जो वापस लौट कर आ जाता है। इसके बाद अमन बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार हैं, लेकिन खदान के जो सपने हैं आज भी उसे सपने में दिखाई देते हैं। एक्सीडेंट तो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो झुग्गी, खदान के सपने, खदान में लोग काम करते, अपने माँ बाप के साथ वो काम करता, सब कुछ उसे नजर आता है। कहता है कि मैं रात को उठकर बैठा हो जाता हूँ, क्योंकि जब मुझे डर नहीं लगता था क्योंकि मैं एक भूत योनि में था, लेकिन अब मुझे पता है कि भूत भी होते हैं तो मुझे डर लगता है। कहते हैं ना कि जब काया पास में होती है तो हर चीज से डर लगता है, हर चीज डरावनी लगती है, क्योंकि हमें एक सुई भी कोई चुबा दे तो बहुत दर्द होता है। तो ये काया ही तो है। दोस्तों आपको इससे क्या सीखने को मिला है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय रखना, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। कुछ लोग हमें बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और बहुत ही प्यारे कमेंट होते हैं, कहते हैं कि ये सच है, ये चीजें ऐसे ही हैं। दोस्तों उन लोगों के हम नाम आप लोगों के सामने लेना चाहते हैं। दी अशोका फिल्म, इनकी आईडी का नाम है। अब मुझे नहीं पता, आपका नाम नहीं पता था आईडी से जो आपके चैनल का नाम है, या आपने वैसे ही लिख रखा है दी अशोका फिल्म। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कई दिनों से आपके बहुत प्यारे और बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं। आप कहते हैं कि इन बातों पर हम यकीन करते हैं, अगर ये बातें नहीं होती तो हम कहाँ होते। दूसरा नाम है कुमार संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका कमेंट भी बहुत अच्छा लगता है हमें। यहाँ पर यशबंती जी, यशबंती बहन हमसे करीबन 4 दिन से जुड़ी हैं। देखो बहन, मुझे पता है आप 4 दिन से मेरे चैनल को देख रही हैं और 4 दिन से आपके कमेंट आ रहे हैं। आप कहती हैं, घटनाओं को सुनकर बताती हैं कि ऐसी घटना मैंने अपने सामने भी देखी है और हमारे यहाँ भी ये घटना घटी है और ये घटना सत्य है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप इतना साथ देती हो। सच्चाई का साथ देना बहुत अच्छी बात होती है, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। माधुरी बहन जो हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करती हैं और बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, हमारी बहन है, हमारा साथ देती हैं और हमसे जुड़ी हुई हैं। मैं जब आपके नाम लेती हूँ ना तो लगता है कि अपने परिवार से बात कर रही हूँ और ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इसके बाद सूची सचदेवा, अभी सूची सचदेवा है, मेरी यही समझ में आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत अच्छे कमेंट करते हो आप। लूना राम मोदी जी, इनके भी बहुत कमेंट आते हैं, कई वीडियो पर इनके कमेंट आए हैं। आपका तो नाम हमने कई बार लिया है। लूना राम मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हर वीडियो पर कमेंट आता है। अरबाज अंसारी दुबई से, अरबाज अंसारी दुबई से हैं। ये भाई हमारे कहते हैं कि आपकी सभी वीडियो अच्छी हैं और ये इन सभी चीज़ों को मानते हैं। आप वीडियो बहुत अच्छी बनाती हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप दुबई में है या फिलहाल भारत में है। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मनोज कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये भाई भी हमारे रेगुलर कमेंट करते हैं और बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। जितेंद्र जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर राव मोहम्मद यशीन लाहौर पाकिस्तान से आपने हमसे शिकायत करी थी कि आपने हमारा नाम नहीं लिया। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। आपका नाम दूसरी बार मैं अपनी वीडियो में ले रही हूं और आपको मैंने शायद उल्टा जवाब भी मतलब रिप्लाई भी दिया था, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप हमारी वीडियो पाकिस्तान से देखते हैं तो ये तो बहुत खुशी की बात है। पड़ोसी मुल्क हमारी वीडियो देख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारी बहन है जो रेगुलर हमें देखती हैं। अब यहाँ पर विमलेश जी बहुत ही अच्छे कमेंट और बहुत भावुक भरे कमेंट इनके होते हैं। शायद इनके साथ कुछ घटित ऐसा हुआ है, तो विमलेश जी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुकंतला जी जो रेगुलर रोज देखती हैं हमारी बहन और रोज इनके कमेंट आते हैं, बहुत अच्छा लगता है इनके कमेंट पढ़कर। सुनीता यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनीता जी भी हमारी वीडियो रोज देखती हैं, मुझे पता है, मैं इनके कमेंट नोटिस करती हूँ, मतलब अपनी जानकारी में लेती हूँ। इसके बाद सुरेखा पालकर जी भी हमें रोज देखती हैं, हमारी बहुत प्यारी बहन है। मैं आपके नाम से ही अंदाजा लगा रही हूँ कि मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना, आप लोगों के बारे में जानना। जब कमेंट में आप अपनी कुछ बातें लिखती हैं तो शायद आपको नहीं पता, जब आपके भावुक भरे पल होते हैं तो कहीं ना कहीं मैं भी भावुक हो जाती हूँ। तो अपने दुख से लड़ना सीखो। मुझे बहुत दुख होता है कि जब कोई मेरी बहन इतने दुख में होती है, बहुत बुरा लगता है। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहें, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं सबकी जिंदगी में खुशियां आती रहें, कोई भी दुख आपके पास ना आए। सच में ही मेरी यही इच्छा होती है और यही दिल से एक प्रार्थना निकलती है। मैं आप लोगों से एक परिवार की तरह जुड़ी हुई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मेरे भाई होते हैं मुझे बेटा कहकर संबोधित करते हैं। पता है, इस चीज को पाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। जब इतने लोग आपसे प्यार करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे रिश्ते मुझसे बात करते हैं, मुझे कोई बेटा, कोई बहन, ये सारी चीजें कहकर संबोधित करता है ना, तो दिल बहुत खुश होता है। एहसास होता है कि किसी दिन अगर यहाँ से जाएंगे तो बहुत सुकून की नींद जाएंगे, चैन से जाएंगे और बहुत अच्छे वक्त होगा हमारा। अब आप लोगों से विदा लेते हैं, कल फिर हाजिर होंगे और इस पर आप अपनी राय जरूर रखना कि 3 साल तक एक लड़के ने आत्मा बनकर अपने माँ बाप को ढूंढा। ये एक दिल से दिल का कनेक्शन है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।